वो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं हो सकेगा, आपके ब्लड के अंदर जा ही नहीं सकेगा। तो बच्चों अब आप लोगों को पता है कि ये ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। जब ये ब्लड के अंदर नहीं जाता तो ये सारे का सारा जो फैट है वो कहाँ जाएगा? आपको पता है कि ये सारे का सारा फैट बच्चों वो माल अब्जॉर्ब होके ये आपके एक तरह का आपके स्टूल के अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते होते हैं स्टीटोरिया। क्या कहते हैं? एक तरह का स्टीटोरिया। स्टीटोरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम फैट स्टूल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर देखते होते हैं। तो इस कंडीशन को आप कहते होते हो स्टीटोरिया। और जब ये फैट आपकी सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, तो फैट जब आपकी स्टूल के अंदर जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर से विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। बल्कि यही जो विटामिन है वो कहाँ जा रहे हैं? स्टूल के अंदर जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आप फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी देखते हो। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी और ई और के। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें, अगर किसी भी बंदे के अंदर ऐसी डिजीज कोई हो जाती है जिसके अंदर जनाब आप ये देखो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह नहीं पहुंच सके, आप ये देखो कि आपके बाइल सही तरह ना पहुंच सके, अब आप कौन सी डिजीज देखते हो कि जिसके अंदर जनाब आपका पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह नहीं पहुंच सकते? आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक तरह का पेंक्रियाज एक ऑर्गन है बच्चों। ठीक हो गया? यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। आपको पता है कि हाँ जी, इसके अंदर होगा क्या कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों पैंक्रियाटाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस। तो पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी के अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम आपके पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव होते जाते हैं, यहाँ पर एक्टिव होते हैं, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एक्टिव नहीं होते। जब आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम आपके पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव होते जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है बच्चों? आपने ये कहना है कि इसके नतीजे में ये जो फैट होगी वो टूटेगी नहीं। तो पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी हो सकती है जिसके अंदर आप माल अब्जॉर्प्शन देखते हो। वैसे ज्यादातर वो कौन सी पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी है? आपने कहना होता है बच्चों क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर हम देखते हैं। अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर रेयर चांसेस होते हैं। नंबर थ्री, आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने एक जेनेटिकली डिजीज डिस्कस की हुई है और इंशाल्लाह अभी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर फुल डिटेल के अंदर उस डिजीज को भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस। पता है आप लोगों को? आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वो डिजीज होती है जिसके अंदर आप देखें कि जो डक्ट होती हैं वो बिल्कुल थिक हो जाती हैं। अब देखें, जस्ट इमेजिन करें, अगर ये डक्ट बिल्कुल थिक हो गई हैं तो क्या इधर से जो एंजाइम होंगे वो इजीली गुजर सकेंगे बच्चों? शाबाश, ये बताइएगा। अगर ये जो डक्ट है वो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो थिक हो चुकी है तो यहाँ से जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे बच्चों वो सही तरह गुजर नहीं सकेंगे। जब ये पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह गुजर नहीं सकेंगे तो इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं कि यही जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं ये फैट की डाइजेशन नहीं कर सकते। जब यही जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होंगे ये फैट की डाइजेशन नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? ये सारी की सारी फैट फिर एट द एंड आपके स्टूल के अंदर जाएगी। जब ये सारी की सारी फैट जो होगी वो एक तरह का स्टूल के अंदर जाएगी तो हम क्या देखेंगे? हम यही देखेंगे कि इस बंदे के अंदर भी क्या होगा? एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हमने क्या कहना है? एक तरह का विटामिन ए, डी, ई, के की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा यहाँ तक पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक होगा बच्चों? अब देखें, जैसा कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर जनाब आप ये देखो कि कोई ना कोई बाइल का प्रॉब्लम है या फिर एक तरह का पैंक्रियाटिक एंजाइम का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो फैट है वो ना तो एक तरह की टूटती है ना उसकी मल्सिफिकेशन होती है, तो फैट जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होती, बल्कि यही जो फैट है वो स्टूल के अंदर जाती है। जब स्टूल के अंदर फैट जाएगी तो इस कंडीशन को आप स्टीटोरिया कहते होते हो। ठीक हो गया बच्चों? अब दूसरी बात आप लोगों ने एक और अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या? देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बाइल होता है ना, क्या होता है? एक तरह का बाइल है। बाइल क्या काम करता है बच्चों? बाइल टूटता है। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको पता है कि बाइल क्या करता होता है? एक तरह का फैट को तोड़ने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है? अब आप खुद सोचें कि अगर ये स्टमक है, स्टमक के अंदर बच्चों आपने कहना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है बच्चों? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना वो टर्मिनल इलियम का है। इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं? एक तरह का टर्मिनल इलियम कहते हैं ये वाले पोर्शन को। बच्चों जब ये वाला जो पोर्शन है वो टर्मिनल इलियम का है। अब देखिए, नॉर्मल बंदे के अंदर बच्चों पता क्या होता है? नॉर्मल बंदे के अंदर ये होता है कि यहाँ से जो फैट होती है, यहाँ से जो बाइल होता है जो इधर आ रहा होता है, वो जनाब आपका टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखो कि टर्मिनल इलियम जो है वो जनाब आपका काम नहीं कर रहा, तो क्या बाइल आपका एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाएगा? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। क्या इस वक्त आपका जो बाइल होगा वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर जाएगा? बच्चों बाइल आपका एब्जॉर्ब होकर
होकर आपका ब्लड के अंदर नहीं जाता। जब ये बाइल आपका एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर नहीं जाता तो यही बाइल अब कहाँ जाएगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से आपके स्टूल के जरिए आपकी बॉडी से निकल चुकेगा। जब आपका बाइल आपके स्टूल के जरिए आपकी बॉडी से निकल रहा है तो अब आपकी बॉडी के अंदर बाइल की कमी हो रही है कि नहीं हो रही। तो जब आपकी बॉडी के अंदर बाइल की कमी हो रही है तो इसके नतीजे में मुझे ये बताना है कि आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन होंगे उसकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि फैट टूटेगी नहीं बच्चों। ठीक हो गया। तो ये भी आपने बताना है। और वो ऐसी कौन सी डिजीज होती है जो कि टर्मिनल इलियम के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से आप ये देखते हो कि फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, माल अब्जॉर्प्शन होती है, आप उस डिजीज को कहते हो। तो शाबाश बताओ जी, कौन सी डिजीज है बच्चों, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जनाब आपका टर्मिनल इलियम आपका इन्वॉल्व होता है। वेरी गुड। आपने क्या कह रहे हैं बच्चों, कौन बोला था। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर, ना होने के बराबर। ठीक है, ना होने के बराबर। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज में मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो आपका टर्मिनल इलियम का ही होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बंदा आता है जिसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, अगर किसी बंदे में फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो बच्चों आपने क्या सोचना, क्या मसले हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बाइल का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, शाबाश मुझे ये बताइएगा। आप ये कह सकते हो कि यार उसके अंदर पेंक्रियाटिक एंजाइम का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो पेंक्रियाटिक एंजाइम का प्रॉब्लम करवाती है। तो आपने कहना वो डिजीज जो आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम का प्रॉब्लम करवाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखें, उसके अंदर बच्चों हम कह सकते हैं कि बाइल का प्रॉब्लम के साथ साथ आपका टर्मिनल इलियम का प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ पे आपका टर्मिनल इलियम का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। अगर किसी बंदे के अंदर टर्मिनल इलियम हम देखते हैं तो क्या मसला है, आप ये कह सकते हो कि टर्मिनल इलियम वाले बंदे के अंदर क्रोन डिजीज का इशू है। ठीक हो गया। नंबर 4, अगर आपके पास कोई बंदा ऐसा आता है तो आपने क्या कहना है, सीलियक डिजीज का जो पेशेंट होता है उसके अंदर भी आपने ये कहना होता है कि आपकी एक तरह की कमी हो सकती है। वो बाइल वाली चीजें जो है डिजीजेज वो सारी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है इफ्तिखार। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जब बाइल नहीं आएगा तो बाइल कौन सी डिजीज के अंदर नहीं आएगा, सिंपल जो अभी तुमने बताई है, कोलिडिकोलिथियासिस, कोलंजाइटिस, ठीक हो गया, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, इन सब के अंदर। लेकिन वो सबको पता, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता। अभी सीलियक डिजीज भी आपका ये करवा सकती है। अब देखें, अगर कोई भी बंदा ये पूछे कि फैट सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है या वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, तो आपने कहना होता है फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं बच्चों, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो जनाब ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है बच्चों, एक आपने ये बात रखनी है। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि हाँ जी ना, फैट सॉल्युबल के अंदर ये सारे का सारा होता है, एक बार हम इधर पढ़ लें बच्चों, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, विटामिन ए डी ई के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन बाइल, इमल्सिफिकेशन, पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस एंड इंटैक्ट इलियम। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें आगे क्या है, टॉक्सिसिटी मोर कॉमन देन फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन अकोमोलेट इन फैट। ठीक हो गया बच्चों। आगे देखें, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम विद स्टीटोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलियक डिजीज आर मिनरल ऑयल इनटेक कैन कॉज फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, मिनरल ऑयल की वजह से भी फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब देखें बच्चों, ये था फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसके अलावा जितने भी तरह के जो विटामिन है ना बच्चों, वो सारे के सारे आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह के वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि विटामिन ए डी ई के, तो बाकी विटामिन कौन से बचे, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, मेन तो आपके यही विटामिन बचते हैं ना। तो आपने कहना है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है बच्चों, ये आपका कौन सा है, ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक बात अपने जहन के अंदर बच्चों और रखिएगा, जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी की मुख्तलिफ कैटेगराइज आ जाती हैं। एक आता है विटामिन बी 9, एक होता है विटामिन बी 12। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, कि विटामिन बी 9 जो होता है ना बच्चों, ये आपको बेसिकली हासिल होता है फ्रूट से। कहाँ से हासिल होता है, एक तरह का फ्रूट से हासिल होता है। और विटामिन बी 9 जो होता है ना बच्चों, ये आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट से हासिल होता है। और आपने ये कहना है कि ये आपके 3 से 4 महीने आपके लीवर के अंदर स्टोर हो सकता है। 3 to 4 मंथ आपके क्या होता है, लीवर के अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है बच्चों। ऊपर अगर हम बात करें ना विटामिन बी 12 की, तो बच्चों आपने कहना है कि विटामिन बी 12 जो है ना, ये वैसे हम जो हासिल करते हैं वो प्रोटीन वाली डाइट से हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आपने कहना है कि एक तरह का चिकन से हासिल कर सकते हैं, वो आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट से हासिल करते हैं।
अब विटामिन B12 जो होता है ना, ये 3 से 4 साल तक, 3 to 4 years तक आपके एक तरह का लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, कौन सी जो चीज़ है वो कितनी देर तक रहती है और उनका नाम क्या है। बाकी एक एक को हम अलहदा डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 क्या है, B2 क्या है, B3 क्या है, B4 B5, आपका B6 B7 B9 B12, आपका एक एक विटामिन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस मामले में आपने परेशान नहीं होना बच्चों, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें जो होंगी वो डिटेल में बाद में देखेंगे। अब देखें बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपने कहना विटामिन B1 है, 2 3 5 6 7 9, उसके बाद 12, उसके बाद विटामिन C, उसके बाद वॉश आउट इजीली फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट, उसने क्या कहा है, आपने ये कहना होता है कि सारे के सारे विटामिन आपकी बॉडी से जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन विटामिन B9 और विटामिन B12 जल्दी नहीं निकलते। और उसने यही बात की है कि सारे विटामिन आपकी बॉडी से जल्दी निकल जाते हैं और ये दोनों जो विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी से जल्दी नहीं निकलते। ठीक हो गया, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब विटामिन B9 और आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि विटामिन B9 और विटामिन B12 आपकी बॉडी से जल्दी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि विटामिन B9 जो है वो जनाब आपका स्टोर इन द लीवर फॉर 3 to 4 मंथ। ठीक हो गया। विटामिन B12 जो है वो 3 to 4 years तक स्टोर होता है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बी कम्प्लेक्स डेफिशिएंसी क्या होती है। अब ये ना कहिएगा सर जी ये एक ही दसो। ओ भाई, ये बी कम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B नहीं होंगे तो क्या डेफिशिएंसी देखोगे। तो सिंपल सी बात है, इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे। मतलब हर के विटामिन B का साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा होगा ना कि डर्माटाइटिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, डायरिया होता है, ओ भाई लाजमी नहीं कि आपने ये बोलना है। ठीक है, क्योंकि अब हम एक एक को अलहदा डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या क्या होता है। बस आपने ये कहना है कि अब हम जब ए को देखेंगे कि विटामिन B1 ये करता है, विटामिन B2 करता है, विटामिन B3 ये करता है, तो हम एक एक को अलहदा अलहदा देखेंगे। ठीक है, तो अभी बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद बच्चों देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक हो गया, कि फॉर एग्जांपल आपके विटामिन B9 हम कहाँ से हासिल करते हैं, मुझे ये बताइए। विटामिन B9 जो है बच्चों वो आपका कहाँ से हासिल होता है, शाबाश। वो बंदा जिसको विटामिन B9 होगा वो कहाँ से हासिल करेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 वेजिटेबल से हासिल करेंगे। क्या करेंगे, एक तरह का वेजिटेबल से हासिल करेंगे। अब यहाँ पे एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि वेजिटेबल्स यूज़ करता है, और विटामिन B12 कहाँ से हासिल करेंगे, विटामिन B12 कहाँ से हासिल करेंगे। विटामिन B12 जो होते हैं वो बच्चों आपको मीट से हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें, आयरन भी आपका ज़्यादा मीट से हासिल होता है। आयरन मीट के अंदर ज़्यादा होता है, दूध के अंदर नहीं इतना होता। आयरन भी कहाँ से हासिल होता है, एक तरह का मीट के अंदर होता है। ठीक है, विटामिन D कहाँ से हासिल करेंगे, विटामिन D जनाब आपको एक तरह का, आपने कहना होता है कि एक आपका मिल्क चलो हो गया, उसके अंदर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सनलाइट ज़्यादा है। कहाँ पे आपका सनलाइट ज़्यादा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है बच्चों। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर वो ये कहता है कि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है मतलब वो सिर्फ सब्जी ही खाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर आप अपने इर्द गिर्द, अगर आप इंटरनेशनल सारे पढ़ रहे हो ना, तो आप हिंदूज को देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सब्जियां ही यूज़ करते हैं। वो एग वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, वो चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही होता है ना बच्चों। अब देखें, अगर वो एग चिकन ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो क्या होगा, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, नंबर 1। उनके अंदर विटामिन, आपने कहना है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उनके अंदर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उनके अंदर जना विटामिन D की डेफिशिएंसी हो सकती है। बात करने का मतलब क्या है, बात करने का मतलब यह है कि वो लोग जो सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं, उसके अंदर माना कि विटामिन B9 तो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, लेकिन उनके अंदर जो दूसरे विटामिन होंगे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करें, उनको पूरा करने के लिए वो ये करें कि वो अपनी डाइट के अंदर विटामिन को ऐड कर लें। वो विटामिन B12 इस्तेमाल करें। ठीक हो गया बच्चों, वो विटामिन B2 इस्तेमाल करें, वो आयरन को इस्तेमाल करें। ठीक है, और इस तरह वो आपके विटामिन D को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारे के सारे विटामिन आप वो डाइट के अंदर तो नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है कि अगर वो विटामिन ये नहीं ले रहा तो उसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेहतर है ये डाइट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करते। अब समझ आ गई बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेजिटेरियन है वो जो एक तरह का वीगन है। जो वेजिटेरियन है उसको क्या चाहिए, विटामिन B12 उसको दें, आयरन उसको दें, विटामिन B2 दें, और उसके बाद उसने कहा विटामिन D भी देने चाहिए।
ठीक हो गया बच्चों। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? आपने कहना है कि एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है विटामिन B7। क्या होता है? एक तरह का विटामिन B7। ठीक हो गया। विटामिन B7 होता है जिसका नाम होता है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन विटामिन होता है। ठीक हो गया बच्चों, विटामिन B7 बायोटीन। अब देखें बच्चों, अब आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि वो लोग जो कच्चे अंडे खाते हैं, आपने देखा होगा कि जिम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कच्चे अंडे खाते हैं। होता है ना, कि जिम के अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कच्चे अंडे खाते हैं। अब चलो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, बायोटीन आपने किस कहाँ पे इस्तेमाल सबसे ज्यादा सुना है कि बायोटीन क्या काम करता है? आपने कहाँ पे सुना है कि हाँ जी ना बायोटीन हेयर्स के अंदर? आपने यही सुना है कि बायोटीन का बहुत रोल होता है हेयर्स के अंदर जनाब? यार एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ बच्चे, एक मिनट। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि विटामिन बायोटीन का हमने हेयर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, आपने सुना हुआ है। ठीक है, अब देखें, वो बंदा जो कच्चे अंडे खाता है, कच्चे अंडे जो खाता है वो पता है क्या काम करता है? उसके अंदर बायोटिन की एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है। बायोटिन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक तरह की इनहिबिट हो जाती है। तो अगर कोई बंदा, आपसे ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक बंदा ऐसा है वो जनाब कच्चे अंडे बहुत खाता है और उसके बाद उसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपने क्या कहना है? विटामिन B7 कौन सा विटामिन है, जो मर्जी हो जाए, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? अगर ये नहीं देगा हम, तो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बात करने का मकसद ये है। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे देखें बच्चों, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल हाई एग वाइट रा, ठीक है, विटामिन B7 एविडिन, इसके अंदर होता क्या है? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, अंडों के ऊपर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम होता है एविडिन। ठीक है, वो काम क्या करती होती है? वो बायोटिन के साथ बाइंड कर जाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन को मुकम्मल तौर पर इनहिबिट कर देती है। ठीक होगा बच्चों? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, उसके अंदर एक तरह का इनहिबिट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बच्चों। ठीक हो गया कि हाँ जी जनाब ये क्या चीज़ है? तो अब हम आते हैं आगे, और आगे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखो बच्चों, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, जो कि कॉर्न वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और छली वगैरह नहीं होती जो, ठीक है, आपने कहना है ठीक है, उसके जनाब एक तरह का वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है जो कि सही नहीं है। तो उसके अंदर आपने क्या देना है? आपने कहना है कि उसके अंदर आपने विटामिन B3 देना है। क्या देना है? एक तरह का विटामिन B3 देना होता है बच्चों। ठीक है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर अनट्रीटेड कॉर्न हो तो उसके अंदर आपने क्या कहना है? अगर वही बंदा छलियाँ इस्तेमाल करता रहेगा तो क्या होगा? आपने कहना है कि उसके अंदर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस वजह से बेहतर ही है कि हम विटामिन B3 उसको दे दें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी एग्जामिनर ने पूछा है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बच्चों बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, अभी मैं सारी की सारी बातें रिपीट कर देता हूँ, अभी मुझे आप लोगों ने उनका आंसर देना है। सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छा जो फैट है वो कौन सा है? शाबाश, हाँ जी। आपने कहना है कि हाँ जी सबसे अच्छा जो फैट है वो कौन सा है? तो आपने क्या कहना है? अनसैचुरेटेड फैट है। कौन सा फैट होता है? एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट है होता है। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि अनसैचुरेटेड फैट हम कहाँ से हासिल करते हैं? जो अनसैचुरेटेड फैट होता है बच्चों, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? आपने कहना सीड्स वगैरह से हासिल करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट की कोई एग्जांपल दें बच्चों, अनसैचुरेटेड फैट की बच्चों कोई ना कोई एग्जांपल देनी है अब आप लोगों ने। तो आपने कहना है कि जब अनसैचुरेटेड फैट की एग्जांपल देते हैं, एक होता है लिनोइक एसिड, एक होता है लिनिलोनिक एसिड। अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 का काम क्या होता है? ओमेगा 3 का काम क्या होता है बच्चों? तो आपने कहना है कि ओमेगा 3 का ये काम होता है कि वो एल के लेवल को ज्यादा करता है, एलडीएल के लेवल को कम करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा ये पूछे बच्चों कि आपका एक तरह का आपने ये बताना है कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है जो कि विटामिन ओमेगा 6 ले रहा है, उसके अंदर क्या होगा? आपने कहना ये प्रो इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। वो आपको पता है रेकिडोनिक एसिड को ज्यादा करता है, ल्यूकोट्रिन्स को ज्यादा करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को ज्यादा करता है, सबको प्रो इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम करता है। आगे देख लें आगे का क्या हिसाब है। आगे बच्चों, आपने अपने जहन के अंदर एक बात रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट लेता है, तो ट्रांस फैट लेने से क्या होता है? वो ऑयल, वो जनाब घी, वो जनाब आप खाए जा रहे हो, वो आपके दिल के लिए बुरा है, वो एलडीएल के लेवल को ज़्यादा करता है,
कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, दिल की बीमारियां बढ़ाता है। तो ये आपने कहना है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन से हैं, ए डी ई के। फैट के विटामिन वालों को एक तरह का एब्जॉर्ब होने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपने कहना है कि विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए आपके बाइल की जरूरत होती है, आपके पेंक्रियाज की जरूरत होती है, आपके टर्मिनल बाय इलियम की जरूरत होती है। अगर किसी बंदे के अंदर बाइल सही तरह काम नहीं आ रहा तो इसके नतीजे में क्या होगा, नहीं होगी पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, नहीं होगी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, नहीं होगी सीलियक डिजीज के अंदर, नहीं होगी क्रोन डिजीज के अंदर, नहीं होगी, क्योंकि बाइल आपका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं फुल डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। उसके बाद आपने कहना है कि एडीई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो जनाब आपके ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इसके बाद आपने ये कहना होता है कि कभी भी अगर आपके पास जो बंदा आता है जिसको वाटर सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन से हैं, आपने कहना ए, बी और सी। और आपने कहना है कि सारे के सारे जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, और सिर्फ दो तरह के जो विटामिन हैं वो ज़्यादा देर के लिए रहते हैं। एक उसमें विटामिन बी 9 होता है, दूसरा उसमें विटामिन बी 12 होता है। आपने ये कहना है कि विटामिन बी 9 3 से 4 महीने तक स्टोर होता है, विटामिन बी 12 जो है वो जनाब आपका 3 से 4 साल तक स्टोर होता है। आपने ये कहना है कि विटामिन बी 9 जब बंदा बहुत ज़्यादा ले रहा होगा, मतलब वेजिटेरियन जो होंगे उनके अंदर विटामिन बी 9 तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमको सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, साथ साथ विटामिन बी 12 देना पड़ेगा, आयरन देना पड़ेगा इसके साथ। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद रखना है कि विटामिन सी, और उसके बाद आपने कहना विटामिन डी देना पड़ेगा। सर आपकी वॉइस स्टॉप हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हम ऐड हो गए बच्चों। साथ अगर आपसे पूछा जाए कि एक बंदा करती है विटामिन बी 7 बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है तो आवाज का इशू आ रहा है। हेलो, 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 हेलो। अभी ठीक है, सही है आवाज। अच्छा अब ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो आपने क्या कहना होता है कि उसके अंदर क्या होगा, विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आज जनाब आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे बच्चों, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि अभी तक हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर लिया है, इसको हम आते हैं आगे, कौन वाला हो गया। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको हम कहते हैं विटामिन ए। विटामिन ए बच्चों आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपने कहना है कि विटामिन ए आपका वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है बच्चों। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो विटामिन ए होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होगा या फैट सॉल्युबल होगा। शाबाश बच्चों, आपने कहना है कि विटामिन ए जो होता है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो विटामिन ए क्या है, ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, मुझे आपने ये कहना है कि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं। एक को आपने कहना है रेटिनेल, एक है कहना है एक तरह का रेटिनेल, एक को आपने कहना है रेटिनोल, ठीक है, और तीसरे को आप कहते हैं रेटिनोइक एसिड। रेटिनेल, रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड, ठीक है, इन तीनों को आपने याद रखना है बच्चों। उसके बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है ये क्या काम क्या करता होता है बच्चों। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये तीनों विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते होते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह का एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये क्या काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने ये कहना है कि इन तीनों में से एक जो पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है रेटिनेल। रेटिनेल जो होता है वो एज अ विजुअल पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से बंदे को रात को प्रॉपर नजर आता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो आपने कहना है कि विजुअल पिगमेंट्स जो होता है वो कौन सा है, वो रेटिनेल है। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके सेल्स की जो ग्रोथ करवाता है, आपकी नॉर्मल एपिथेलियल को जो मेंटेन करता होता है, जो आपके एपिथेलियल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता होता है, वो कौन सा है, आपने कहना है वो भी विटामिन ए है। कौन सा है, वो भी विटामिन ए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक हो गया, जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा कि विटामिन ए के कितने नाम है, 3, रेटिनोल, रेटिनेल, रेटिनोइक एसिड। ठीक हो गया बच्चों, आपने कहना है कि विजुअल पिगमेंट के तौर पर कौन सा इस्तेमाल होता है, रेटिनेल। ठीक है, उसके बाद आपने कहना होता है कि जो आपकी जो स्किन होती है वो जनाब आपने कहना होता है उसको जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल के अंदर जो चेंज करता है वो कौन सा होता है, वो भी आपका विटामिन ए होता है। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारा इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि अब हम हमारी जो स्किन है, ठीक है, अब ये एपिथेलियल जो है
ये आपको भी पता है कि हम बाहर जाते हैं और उसके बाद ये स्किन जो होती है वो कुछ उतरती है और उसके बाद नई स्किन उसके ऊपर आती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक हो गया। तो अब आप खुद देखें कि वो कौन इसको मेंटेन करता है, तो आपने कहना विटामिन ए होता है जो कि इसको मेंटेन करता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आंख है, हमारी जो आंख होती है ना बच्चों, उसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है। आपने कहना है कि हमारी आंख के अंदर, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। क्या होती है? एक तरह की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ये आपने याद करना है। अब जिन बंदों के अंदर विटामिन ए पाया जाता है ना एक्सेस अमाउंट के अंदर, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल के अंदर उसको मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, उसको रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उसकी जो आंख है ना उसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं रहती, बल्कि ये एपिथेलियम किसी और एपिथेलियम के अंदर तब्दील होने लग पड़ती है। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया कहते होते हैं। और इसके साथ साथ ही उसके अंदर क्या होता है कि कैराटिन की लेयर लग जाती है ऊपर, क्या लगती है, एक तरह की ऊपर केराटिन डिपॉजिट हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो बाइटॉट स्पॉट। अभी जो मैंने बातें बताई इसको मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप कहोगे सर जी तेजी बहुत पढ़ा रहे हो। मैंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी आंख की एपिथेलियम है, एपिथेलियम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, क्या एक तरह का सिंपल, ये इसको आपका एक एपिथेलियम किसी और एपिथेलियम के अंदर तब्दील नहीं होने देता। एक लम्हे के लिए समझें कि आप ये कह सकते हो कि एपिथेलियम जो विटामिन ए है ये आपकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर ही बंदे को रखता है, उसकी जो स्किन होती है उसको स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर ही रखता होता है। अब आप कुछ यूं सोचें कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या इसकी जो एपिथेलियम होगी वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर रह सकेगी? बच्चों, इसकी जो एपिथेलियम होगी वो आपकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर नहीं रह सकेगी। जब ये आपकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर नहीं रह सके तो ये जो एपिथेलियम होगी ये किसी और एपिथेलियम के अंदर तब्दील होने लग पड़ेगी। और उस एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा। क्या होगा, एक तरह का केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हो कि जब आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर आपका केराटिन डिपॉजिट हो जाए, इसको आप मेटाप्लेजिया कहते हो। अब विटामिन की ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ, आपने कहना है कि मेटाप्लेजिया हो गया। अब जब ये केराटिन आपकी आंख के अंदर डिपॉजिट होता है तो ये बिल्कुल व्हाइटिश का पार्ट आपको नजर आता है जो कि ये है। इसको आप कहते होते हो बच्चों बाइटॉट स्पॉट्स। क्या कहते हैं, एक तरह का बाइटॉट स्पॉट्स। और इस कंडीशन को आप कहते हो तो किरेटोमिलेजिया। क्या कहते हैं, एक तरह का किरेटोमिलेजिया। ये आपने याद करना होता है। कहाँ पे ये इकट्ठा हुआ है, ये आपने कहना कंजक्टिवा के अंदर है। कहाँ पे, आपका एक तरह का कंजक्टिवा के अंदर है। और इसको आपने क्या कहना है कि ये किरेटोमिलेजिया होता है। बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था बच्चों, आप लोगों को पता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। उसके बाद विजुअल पिगमेंट रेटिना, उसके बाद एसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ द आई एम को सिक्रीटिंग सेल्स हो गए, प्रिवेंट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। मतलब मेटाप्लेजिया से क्या करते हैं, एक तरह के बचाते होते हैं। आगे देखें बच्चों, अगर किसी बंदे के अंदर बहुत सीवियर एक्नी है ना और एक्नी उसकी ठीक नहीं हो रही, ठीक है, आपने कहना है कि एक बंदा है जिसके अंदर बहुत सीवियर एक्नी है और उसके अंदर जो है वो ठीक नहीं हो रही, तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, आपने कहना है कि सिस रेटिनोइक एसिड देते होते हैं। क्या देते हैं, एक तरह का विटामिन ए देते होते हैं जो कि उसकी एक्नी को ठीक करता है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है। और कई बंदे ये हमारा सर वॉइस नहीं आ रही आप। जो रेटिनोइन, आपने ये याद करना है, एसओ। सर आपकी वॉइस प्रॉपर स्टॉप रही है। बच्चों अब आवाज आ रही है? ओके। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास एग्जाम के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन आता है ना कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको सीवियर एक्नी है, ठीक है, तो उसके अंदर आप कौन सी मेडिसिन यूज करते हो?
तो आपने कहना है कि उसके अंदर हम आइसोट्रेटिनोइन यूज़ करते होते हैं, ओरल आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। क्या करना है, एक तरह का ओरल आइसोट्रेटिनोइन यूज़ करते हैं जिसके अंदर सीवियर सिस्टिक एक्नी हो, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने याद करना है। और अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि आपका क्या जो विटामिन ए है वो किसी कैंसर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो आपने कहना जी बिल्कुल होता है। और वो ऐसा कौन सा कैंसर है जिसके अंदर विटामिन ए इस्तेमाल होता है? आपने कहना है कि इसकी एक टाइप होती है, आपने कहना ट्रांस रेटिनोइक एसिड होती है। क्या होता है, एक तरह का ट्रांस रेटिनोइक एसिड इसकी एक टाइप होती है जो कि किसके अंदर इस्तेमाल होती है? आपने कहना है कि वो एक कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं APL, अक्यूट प्रोमायोलिस्टिक ल्यूकीमिया। ए से क्या होता है अक्यूट, पी से प्रोमायोलिस्टिक, एल से ल्यूकीमिया, ठीक हो गया बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। उसके अलावा एक तीसरे नंबर पे भी आपने याद करनी है कि विटामिन ए जो है वो मीजल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता था। किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? आपने कहना कि मीजल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदा पूछे कि विटामिन ए किस लिए इस्तेमाल होता है, आप ये कह सकते हो कि इसकी एक जो टाइप होती है जिसको हम कहते हैं सिस, क्या कहते हैं, एक तरह का सिस, वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? आपने कहना कि जो सिस होगी वो जनाब आपका सिस्टिक एक्नी के लिए इस्तेमाल होगी। आपने कहना कि जो ट्रांस होती है, ठीक है, वो जनाब आपकी किसके अंदर इस्तेमाल होगी? आपने कहना है कि